Hello friends, I am Dr. Dishant and in my series of lecture I am talking about human system. Today we discuss about excretory system part 2. ओके तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। अपना पहला टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को अपन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, these are structural and functional unit of the kidney. ओके, तो किडनी के जो फंक्शन है, जैसे मैं बात करूँ किडनी के मेनली दो फंक्शन रहते हैं मोटा मोटी तौर पे। एक रहता है ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा रहता है ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये जो दो फंक्शन किडनी के हैं वो नेफ्रॉन के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। यानी नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर ब्लड फिल्टर होता है और उसी के थ्रू ही क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। तो एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के किडनी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है, डायमेंशन लिखी हुई है। जो नेफ्रॉन होता है उसकी लंबाई जो है वो लगभग 3 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रहती है और इसका जो डायमीटर है वो 30 to 60 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये माइक्रोमीटर है ऐसे। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी अपन देखेंगे ये पार्ट्स को। देन है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं? लिखा है ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, तो जनरली अपन नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट मेलपीगियन कॉर्पुसल्स और सेकंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं, आपको जो ये पोर्शन देखने को मिल रहा है ये डार्क ब्राउन कलर का, ये वाला पोर्शन है मेलपीगियन कॉर्पुसस या मेलपीगियन बॉडी। क्लियर? और इसके अलावा यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है, पूरा जो ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं वो ट्यूब्यूल्स क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। ओके, अब इन मेलपीगियन कॉर्पुसस और रीनल ट्यूब्यूल्स को भी आगे अपन फर्दर डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो चार्ट दिया हुआ है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को मेनली दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो है मेलपीगियन कॉर्पुसस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। तो मेलपीगियन कॉर्पुसस के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है बॉमन कैप्सूल। क्लियर? तो ग्लोमेरुलस पार्ट कौन सा है? डायग्राम के अंदर आपको जो ये रेड रेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर रेड रेड वाली, इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्लियर? और ये जो बाहर की तरह आउटर कप शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये कप शेप, इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल। बात समझ आ गई? तो ग्लोमेरुलस होता क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज का टफ्ट होता है। मतलब यूं कह सकते हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसका गुच्छा होता है। और ये जो बॉमन कैप्सूल है वो एक डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल्स के को जनरली फॉलोइंग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है पीसीटी। पीसीटी होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट होती है। आप यहाँ से देख पा रहे हो जहाँ पे वॉमन कैप्सूल खत्म हो रहा है, वहां से लेकर के यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर, ये इतनी पूरी स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं पीसीटी। क्लियर? ये पीसीटी है। उसके बाद आता है हेनलेज लूप। तो ये यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, तो बोलते हैं अपन हेनलेज लूप।
देन उसके बाद में हेनलेस लूप के बाद में यहाँ से लेकर के ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाती है उसको अपन बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, और लास्ट में ये जो आपको एक कॉमन ट्यूब देखने को मिल रही है, इस ट्यूब को अपन बोलते हैं CT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट। अब ये बॉमन कैप्सूल से लेकर के और DCT तक का पार्ट जो है वो नेफ्रॉन के अंदर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन CT को, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। CT एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूरॉन आकर के ओपन होते हैं। क्लियर? तो ये नेफ्रॉन के पार्ट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं पहला पार्ट। अब इन सब पार्ट को अपन डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो पहला पार्ट है मेल्पिगियन कॉर्पुसल्स। इट कंप्राइजेज ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। तो ये वो डायग्राम है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल दोनों प्रेजेंट है और ये दोनों मिलकर के एक फिल्ट्रेशन यूनिट बनाते हैं। ठीक है, देखो यहां से पहले तो अपन ये जो रेड रेड कैपिलरी का जो आपको गुच्छा दिखाई दे रहा है उसको ग्लोमेरुलस बोला हुआ है। यहाँ पे ये देखो लिखा पड़ा है ग्लोमेरुलस। और ये कप शेप जो आपको दिख रहा है वाई जैसा, ठीक है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, बॉमन कैप्सूल। तो ये क्या है, बॉमन कैप्सूल है। अब पहले अपन ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। ग्लोमेरुलस कैसे बनता है और होता क्या है। किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरी आती है, ठीक है, उसकी किडनी के अंदर जाकर के ब्रांचिंग हो जाती है और उसकी ब्रांचिंग होने के बाद उसकी जो आर्टीरियोल्स बनती है, मतलब उसकी कैपिलरीज और आर्टीरियोल्स में वो डिवाइड होती है। तो ईच आर्टीरियोल्स क्या करता है, नेफ्रॉन को जाता है। जितने भी नेफ्रॉन होते हैं उनको ईच आर्टीरियोल जाता है। ठीक है, यानी रीनल आर्टरी में आया हुआ ब्लड आर्टीरियोल की हेल्प से हर एक नेफ्रॉन को ब्लड प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब आर्टीरियोल यानी रीनल आर्टरी का जो आर्टीरियोल है जहां से ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन के अंदर, जहां से एंटर करता है उस ब्रांच को, आर्टीरियोल की उस ब्रांच को अपन बोलते हैं एफ्रेंट आर्टीरियोल। ठीक है, एफ्रेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो यहां से ब्लड आ रहा है, देखो ब्लड एंटर। क्लियर? फिर यहाँ से इनकमिंग, इनकमिंग आर्टीरियल बोलो या एफ्रंट आर्टीरियल बोलो, बात एक ही है, ये और ये सेम है। तो यहाँ से ब्लड आता है। तो यहाँ से ब्लड आया और देन यहाँ पे एक गुच्छा बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, फिर उसका एग्जिट होगा, ब्लड फ्लो होकर के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट गोइंग आर्टीरियल। क्लियर? इसको एक नाम और देते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं ई फ्रंट आर्टीरियल। ई फ्रंट आर्टीरियल। क्लियर? तो यहाँ से ब्लड आता है ए फ्रंट से, फिर उसके बाद में ग्लोमेरुलस वाले गुच्छे के अंदर फ्लो करता है और फिर बाहर एग्जिट करता है ई फ्रंट आर्टीरियल के थ्रू। ठीक है? अब यहाँ पे अपन देखें तो जो ब्लड आया है, ठीक है, वो एक प्रेशर के साथ आता है। ठीक है, ब्लड का खुद का एक प्रेशर होता है। तो जिसकी वजह से ये जो ब्लड है, ठीक है, वो जो कैपिलरीज लेके आती है यहाँ पे, ये जो कैपिलरी का टफ्ट बनता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उस कैपिलरीज में क्या होता है, छोटे छोटे फेनेस्ट्रा बन जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है, ठीक है ना, जो उस पोर से गुजर सकता है, वो रिस्क करके, ठीक है ना, प्रेशर के अंडर में रिस्क करके कहाँ पे चला जाता है, ये आपको एरो की डायरेक्शन देखने को मिल रही है, वो चला जाता है ग्लोमेरुलस में, सॉरी, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो ब्लड जो छन्ने के लिए आता है जिसमें यूरिया होती है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो छन्ने के लिए रीनल आर्टरी से होते हुए एफ्रेंट आर्टीरियोल पे आते हैं। देन उसके बाद में ग्लोमेरुलस में एंटर करते हैं। वहाँ से उस ब्लड में जो प्रेशर होता है उसकी हेल्प से
यहाँ पे वो बॉमन कैप्सूल के अंदर एंटर करते हैं। क्लियर। अब बॉमन कैप्सूल क्या है, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब देखो, एक तो अंदर की साइड एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है इसकी, ये वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और एक बाहर की तरफ आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो अपन बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है वो कहाँ जाता है, बॉमन कैप्सूल में जाता है। और बॉमन कैप्सूल आगे चल करके कनेक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल से। और जो पहला रीनल ट्यूब्यूल होता है उसको अपन बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल के बीच में जो ब्लड लीक होके आता है वही एक्चुअल में फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। क्लियर। इसको डिटेल में अपन जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे ब्लड आता है और फिल्टर होता है, ठीक है, वो डिटेल में अपन देखेंगे। तो ये कुछ मेलपिगियन कॉर्पुसल्स के स्ट्रक्चर हो गई। एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो एफ्रेंट आर्टीरियोल की तरफ जो ब्लड आता है, तो एफ्रेंट आर्टीरियोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एफ्रेंट और ईफ्रेंट में। जो एफ्रेंट आर्टीरियोल होता है उसका डायमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो मान लो यदि ये एफ्रेंट आर्टीरियोल है तो इसका डायमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा ग्लोमेरुलस डक्ट। फिर यहाँ से जो ब्लड की एग्जिट होगी यानी ईफ्रेंट आर्टीरियोल बनेगा, उसका डायमीटर क्या होगा, छोटा होगा। तो एफ्रेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बड़ा होता है और ईफ्रेंट आर्टीरियोल का डायमीटर छोटा होता है। और ये जो आपको मॉर्फोलॉजी इसकी देखने को मिलती है मेलपिगियन कॉर्पुसस में एफ्रेंट आर्टीरियोल की, वो ब्लड फिल्ट्रेशन में बहुत हेल्प करता है। ये एवं ही नहीं है, इसका कोई ना कोई यूज है। और वो यूज अपन कब पढ़ेंगे, जब यूरिन फॉर्मेशन जब अपन देखेंगे उस समय आपको मैं बताऊंगा कि ए फ्रेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा क्यों होता है और ई फ्रेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम क्यों होता है। क्लियर। तो ये आपका होता है मेलपिगियन कॉर्पुसस। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे लिख दिया है सारा जो मैंने अभी प्रीवियस बताया था। द ब्लड टू द नेफ्रॉन इज सप्लाइड बाय स्मॉल आर्टरी, ठीक है, और वो स्मॉल आर्टरी रीनल आर्टरी का ही पार्ट होता है। दिस आर्टरी गेट्स डिवाइडेड इनटू मैनी फाइन कैपिलरीज एंड these capillaries form a bunch inside the lumen यानी cavity of Bowman capsule। तो ये जो बीच में कैविटी है कप शेप की, वो Bowman capsule की ल्यूमन है। दिस कैपिलरी बंच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे मैंने बता दिया ये कैपिलरी बंच जो आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, तो अपन ग्लोमेरुलस बोलता है। नेक्स्ट है Bowman capsule। तो वन एंड ऑफ नेफ्रोनिक ट्यूब्यूल्स बिकम ए डबल लेयर कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमन कैप्सूल। तो यहाँ पे ये जो आपको ब्राउन गोल्डन येलो टाइप का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, बॉमन कैप्सूल। तो यहाँ पे बॉमन कैप्सूल। क्लियर। नेक्स्ट मेलपिगियन बॉडी कंप्लीट कर दी अपन ने जिसमें ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल को कवर कर लिया। अब आ रहा है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स जो होता है उसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले कॉमन कैप्सूल से जो पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो आगे चल के एक लूप में खुलता है जिसको अपन बोलते हैं हेनलेज लूप, ठीक है। अब हेनलेज लूप की दो पार्ट होता है, एक नीचे उतरती हुई आर्म और एक ऊपर चढ़ती हुई आर्म, ठीक है। तो जो नीचे उतरती हुई आर्म है उसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग हेनलेज लूप, ठीक है। और जो ऊपर चढ़ती हुई आर्म है उसको अपन बोलते हैं असेंडिंग हेनलेज लूप। क्लियर। देन हेनलेज लूप का आगे से लेकर के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक का पार्ट जो होता है उसको अपन डीसीटी बोलते हैं। और डीसीटी आगे ओपन होता है सीटी जो कि नेफ्रॉन का पार्ट में कंसिडर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। लिखा है द पोर्शन ऑफ नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल्स आफ्टर द बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
इट ओपन्स इनटू द लूप ऑफ हेनले। फंक्शन क्या है इसका? द मेन फंक्शन ऑफ पीसीटी इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये मैं बताऊंगा क्या होता है आगे, जब डिटेल में तो अपन पढ़ लेंगे जब यूरिन फॉर्मेशन होगा, तब ये सारी प्रोसेस होगी, लेकिन फिर मैं बताऊंगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज एटसेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो, ब्लड आता है, ब्लड आया, और ब्लड एंटर करता है किसके अंदर? मेलपीगियन बॉडी के अंदर। मेलपीगियन बॉडी के अंदर जैसे ही यहाँ पे ब्लड आता है, तो मेलपीगियन बॉडी के अंदर वो ब्लड छनता है। और ब्लड का कौन सा पार्ट छनता है? जो लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड पोर्शन होता है। और ब्लड का लिक्विड पोर्शन क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरी वॉल को ब्लड का वही पोर्शन क्रॉस कर पाएगा जो लिक्विड हो, और जिसमें जो पार्टिकल्स हो कोई भी ब्लड का, चाहे प्रोटीन हो चाहे सेल्स हो, वही आएगी जिसका साइज जो है वो ब्लड कैपिलरी के बीच में प्रेजेंट जो पोर्स होते हैं, फेनेस्ट्रा जो होता है, उनके डायमीटर्स से कम हो, तभी वो ब्लड जो होगा वो मेलपीगियन बॉडी में आ पाएगा। क्लियर? तो जनरली ब्लड का लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा होता है, और उसमें कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स जो है वो रिस्क करके बाहर आ जाते हैं। क्लियर? हर प्रोटीन ही आती है, क्योंकि प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल। तो जो भी ब्लड का पोर्शन आता है, तो जनरली मैं ये कह सकता हूँ ब्लड का कौन सा पोर्शन मेलपीगियन बॉडी के अंदर छन के आएगा, वो होगा डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा पार्ट। ठीक है, यानी प्लाज्मा पार्ट आएगा। तो जैसे ही मेलपीगियन बॉडी के अंदर प्लाज्मा पार्ट आता है, ये यहाँ पे छन करके प्लाज्मा पार्ट आ गया। ठीक? अब इस प्लाज्मा पार्ट के अंदर ब्लड के बहुत से इसेंशियल सब्सटेंसेज होंगे, जैसे कुछ आयंस हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है ना, विटामिन हो गए, ये ब्लड के अंदर होते हैं। तो उनको वापस से रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है। तो प्लाज्मा में, यहाँ पे प्लाज्मा जब छन करके आती है, तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं ना। प्लाज्मा का कुछ पोर्शन जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और वो भी सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही क्या होते हैं? रीएब्जॉर्ब होते हैं। जितना एब्जॉर्ब हो सकता है प्लाज्मा का पार्ट, उतना रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रिमेनिंग जो अनएब्जॉर्ब पार्ट होता है प्लाज्मा का, वो आगे चल करके यूरिन बनता है। वो आगे चल करके यूरिन बनता है। तो बात समझ आ गई आपको कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ब्लड का डीप्रोटीनाइज प्लाज्मा पार्ट जो छन करके आता है, उसमें से जो इसेंशियल्स बॉडी के सब्सटेंसेज होते हैं, तो बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब कर लेती है, सेलेक्टेड चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करती है, हर किसी को रीअब्जॉर्ब नहीं करती। रिमेनिंग जो पार्ट बच जाता है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। क्लियर? तो इसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल होता है वो अलग अलग मेथड के थ्रू, चाहे एक्टिव यानी एटीपी को यूज़ करके एब्जॉर्ब हो रहे हो, या सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो रहे हो, या ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब हो रहे हो, तो जो भी है, चाहे उसमें एटीपी यूज़ आ रही है और चाहे नहीं आ रही है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस से या फिर पैसिव प्रोसेस से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। या नेक्स्ट अपन देखते हैं हेनलेज लूप। लिखा हुआ है, इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड टेक्स अ लॉन्ग यू टर्न। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यू टर्न देखने को मिल रहा है। इट हैज़ टू लिम्स, डिसेंडिंग लिम्स एंड असेंडिंग लिम्स। तो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्स दे रखा है और यहाँ पे असेंडिंग लिम्स दे रखा है। डिसेंडिंग लिम्स इज वेरी थिन एंड परमिएबल टू वाटर, बट असेंडिंग लिम्स इज थिक एंड इम्परमिएबल टू द वाटर। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। जो डिसेंडिंग लिम्स होता है उसके अंदर उसकी जो सेल्स होती है, या उसकी जो मतलब परमिएबिलिटी होती है, वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो यहाँ से वाटर निकल सकता है। ठीक है, वाटर के लिए परमिएबल होता है। लेकिन जो आयंस होते हैं, ठीक है ना, आयंस, उसमें भी कौन सा आयन? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये जो आयन होते हैं इनके लिए वो परमिएबल नहीं होता है।
तो इस लिम्फ से यदि रीअब्जॉर्प्शन होगा तो सिर्फ वाटर का होगा, आयंस का नहीं होगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का नहीं होगा। जबकि इसका जस्ट उल्टा डिसेंडिंग लिम्फ्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, लेकिन जो सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। तो उसकी परमिएबिलिटी है ये। क्लियर? यही तो लिखा है कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन देखते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT. It is the posterior elongation of nephronic tubule. The thick segment of the ascending limbs opens into the distal convoluted tubules. DCT final open into collecting ducts. अच्छा, एक चीज आपको मैं हेनले के लूप के अंदर बता देना चाहता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। हेनले के जो लूप होता है, हेनले का लूप, ठीक है, उसमें जो असेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब जो होता है, उस असेंडिंग लिम्ब के दो पार्ट होते हैं। एक होता है थिन पार्ट और एक होता है थिक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये थिन पार्ट हो गया, इसके बाद में इसका थिक पार्ट आता है। तो मान लो ये एक थिक पार्ट है यहाँ तक, क्योंकि इसका डायमीटर बढ़ जाता है तो वो थिक पार्ट हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पोर्शन में एक बार एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब का पार्ट है। और असेंडिंग लिम्ब में आप दो तरह के पार्ट देख रहे हो, एक थिन पार्ट देख रहे हो, ये थिन पार्ट है, और ये जो आपको दिख रहा है वो थिक पार्ट है। तो जो थिक पार्ट होता है उसके बाद का जो ट्यूब्यूल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, DCT बोलते हैं। तो DCT कहाँ से स्टार्ट होता है, असेंडिंग लिम्ब का जो थिक पार्ट होता है वहां से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ओपन होती है। क्लियर? तो और देन उसके बाद में कंटिन्यू किसके साथ करती है, CT के साथ में। तो ये क्या है, CT, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट है, एक नोट दे रखा है, इन ह्यूमन बींग्स द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज लीवर पुशेस द किडनी। यस, यदि आप यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम देखते हो यहाँ पे, क्लियर, और ये मैं राइट साइड मान लेता हूँ और ये मैं लेफ्ट साइड मान लेता हूँ, तो राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है राइट साइड में। ये मान लो ये लीवर है, तो यहाँ पे लीवर है, तो लीवर क्या करेगा, किडनी को पुश करेगा नीचे की तरफ। तो राइट साइड की किडनी जो है, ये किडनी हो गई, तो ये किडनी नीचे की तरफ होगी। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में लीवर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ की किडनी थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर होगी। लेफ्ट साइड की किडनी जो होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, और राइट साइड की किडनी जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है। तो इस तरीके से ये किडनी ऐसे का लेवल ऊपर नीचे होता है, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होती है, फिर वो यूरिथ्रा आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये मत भूलना कि राइट साइड में लीवर की वजह से जो राइट साइड वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाती है। क्लियर? और लेफ्ट वाली थोड़ी ऊपर होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कौन सी किडनी नीचे होती है और किस वजह से होती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।